हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। हमने अभी बेसिकली डेप्रिसिएशन खत्म किया था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट। देखो, जब मैंने आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाया था फर्स्ट टर्म में, तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बहुत सारे काम पढ़े थे अकाउंटिंग के। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का एक आखिरी काम भी होता है एनालाइज से पहले बिजनेस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, जिसलिए मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाना आप सीखोगे। तो आप वहाँ पहुंचे। आज हम वही सीखेंगे। तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे, ये दो चैप्टर टोटल आपके, एक विदाउट एडजस्टमेंट, एक विद एडजस्टमेंट। इसमें हमें ये सीखना है कि किसी भी फाइनेंशियल मतलब किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप आप जानते हो, बहुत स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, बिजनेस स्टडीज में भी आपने पढ़ा है कि वैसा बिजनेस जहाँ पे एक सिंगल ऑनर होता है। 11th में हम उसी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने बिजनेस की अकाउंटिंग तो में बहुत सारी चीजें सीखी, पर प्रॉफिट लॉस निकालना और पोजीशन निकालना तो नहीं सीखा। वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो यहाँ हमें देखना है कि किसी बिजनेस मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस। ये दो चैप्टर नंबर 18 और 19 दोनों आपस में कनेक्टेड है और काफी वेटेड, अच्छा खासा नंबर रखेंगे। यहाँ से 10 नंबर के आसपास आएंगे। ठीक है, तो बेसिक समझते थोड़ा सा। देखो, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है। एक होती है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो इनका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना, मतलब टू अर्न प्रॉफिट। एग्जाम्पल फॉर अगर जैसे मैं बोलूं रिलायंस, एप्पल, HCL, ETC, आप लोग का स्कूल, प्राइवेट वालों का। तो ये सब क्या आपका मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव क्या आपका प्रॉफिट कमाना है, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करते हैं नॉट फॉर, एक और होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका मोटिव है सर्विस, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, बच्चों से 60 रुपए फीस लेते हैं 3 महीने की, और एक टीचर की सैलरी 1,20,000 रुपए होती है। तो बच्चों से प्रॉफिट थोड़ा ना कमा रहे हैं, तो उनका मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, तो इनका मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, एक जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, इनका भी अकाउंटिंग होता है, क्योंकि पैसा तो इनके पास भी आता है ना कहीं से, डोनेशन आता है, लोग चंदा दे के जाते हैं। आप भी दे सकते हो हमें SGC को, मतलब संजीवनी क्लासेस को। जब आप आगे अच्छा पढ़ लेना तो हमें डोनेशन देना। तो बात हम करते हैं इसमें। तो मतलब बेसिकली क्या है, इसकी भी अकाउंटिंग है। तो इसकी अकाउंटिंग आप कब पढ़ोगे? 12th। जब आप अगले साल आओगे तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनता है। फिलहाल हमें किसको पढ़ना है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप कोई भी अपना बिजनेस खोलते हैं तो हमारा मोटिव तो अल्टीमेट ये होता है ना, प्रॉफिट कमाना। तो उसकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। तो इसकी अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको 3 अकाउंट के बारे में सीखना होगा। पहला अकाउंट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आपको पढ़ना है यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, हमें ये 3 चीजें पढ़नी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब यहाँ से पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अकाउंट का नाम आपको दिख रहा होगा, पहला अकाउंट क्या आपका? ट्रेडिंग। तो सबसे पहली चीज आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, कैसा बनता है। तो ये है आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट, जो आपको करना है याद। आज का होमवर्क यही है, इस अकाउंट के बारे में सीख लो, इसको याद करना है, इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। इसका फॉर्मेट देखो क्या है, हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें कोई डेट का सीन नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, साल के एंड पे बनता है आपका। तो ऊपर लिख दोगे एज ऑन, जो भी डेट है 31 मार्च 2000, जो भी साल दिया होगा आपको। अब देखो इसको फॉर्मेट की बात करते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब साल के शुरू में जो भी स्टॉक होगा वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है परचेज, और अगर रिटर्न दिया हुआ है
कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बाहर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसी साइड आता आपका सेल्स, और अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर देंगे, नहीं है तो सीधा वही वैल्यू बाहर लिख देंगे। इसके बाद यहां पर आता आपका क्लोजिंग स्टॉक। इधर की साइड एक चीज आती है डायरेक्ट एक्सपेंस। इतनी चीज आती है। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले अकाउंट का टोटल करते हैं। अगर इस साइड बचा तो ये निकलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, वही अगर इस साइड बचेगा तो ग्रॉस लॉस। अगर आप इस फॉर्मेट को जरा ध्यान से देखो कि आपको क्या चीज समझनी होगी, याद तो रखना पड़ेगा, फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा, क्या लिखने में कोई परेशानी आएगी? सीधे दिया होगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, आप यहाँ पे लिख दोगे, कोई दिक्कत आएगी? सेल दिया होगा, सेल की वैल्यू दी होगी, लिखेंगे। रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे। ऐसी परचेज होगा, परचेज की वैल्यू दी होगी, लिखेंगे। रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे। मतलब बेसिकली आपको समझना होगा इसके बारे में, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया होगा, वहां पे आपको खर्चों के नाम दिए गए होंगे कि रेंट इतना, सैलरी इतना, वेजेस इतना। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम इसके बाद वही पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होता है। उससे पहले आपको याद होगा इस परचेज रिटर्न का कौन नाम था, याद है किसी को? बताया था मैंने फर्स्ट टर्म में, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम बताओ, किसको याद नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुक्का मार सकता हूँ? रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड परचेज मतलब बाहर से खरीदा तो रिटर्न बाहर जा रहा है, ऐसे याद रखो। और रिटर्न इनवर्ड होता है आपका सेल्स। तो इसका मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए लिखवा रहा हूं अभी। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो कभी ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा हो सकता है, समझा? परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो देखो अगर इसमें फॉर्मेट की बात करूं, वो तो आपको 2-3 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ इतना ही है। अब जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। जरा ध्यान से देखना इसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो सपोज करो, मान लो यहाँ पे मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये मेरी फैक्ट्री है। ये मेरी फैक्ट्री है, तो मैं क्या करता हूँ, कहीं बाहर से रॉ मटेरियल लेकर आता हूँ और फिर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या करता हूँ, जो गुड्स बिक गए बेचने के लिए सेल्स ऑफिस में भेज देता हूँ, वहां से डिलीवरी जाती होगी जहां भी जाना है। और ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग का सारे गुड्स बेची जाएंगे, कुछ आपको अपना गोडाउन भी बना के रखना होता है जहां पर रखोगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चला जाता है गोडाउन या एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान से समझोगे बात को, तो खर्चे तो हर जगह होते होंगे। यहाँ से सामान लाने में भी खर्चा होता होगा, फैक्ट्री के अंदर भी खर्चा होता होगा, यहाँ भी खर्चा होता होगा, यहाँ रास्ते में भी खर्चा होता होगा, यहाँ भी खर्चे होते होंगे। लेकिन यहां से लेकर, मतलब बाहर से सामान लेकर आने से लेकर ये फैक्ट्री तक, यहां तक के जितने भी खर्चे हैं वो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके नीचे के जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एक डायरेक्ट एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, वो अगला अकाउंट आप पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पे आते हैं। अब आते यहां से यहां तक के खर्चे को डायरेक्ट क्यों कहा गया? देखो ध्यान समझता, मेरा फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है सामान, उसका आपको पता होगा सेपरेट कि ये इतना रॉ मटेरियल आया तो उस रॉ मटेरियल पे इतना खर्चा लगा। लेकिन इसके नीचे जब नीचे पहुंचेगा आप ऑफिस में, तो हमारी कंपनी तो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, लेकिन सेल्स ऑफिस का सबका अलग अलग होगा, ये एक ही होगा? एक ही होता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रमोशन करने के लिए या हमारे सेल्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदा होता है वो एक जगह एक ही होता है, जो हमारे 10 या 15 या 20 जितने भी प्रोडक्ट है सबको ही करेगा। जैसे रिलायंस ग्रोसरी में 50 सामान बना रही है, तो सबके प्लांट तो अलग अलग होंगे,
चीनी कहीं और बनता होगा, आटा कहीं और बनता होगा, तेल कहीं और बनता होगा, लेकिन जो उनका सेल्स ऑफिस होगा जहां से वो अपनी मार्केटिंग को डील करते हैं, क्या वो अलग अलग होगा सबके लिए? वो तो एक ही होगा। तो इसके नीचे जितने भी खर्चे होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं हर सामान के ऊपर, एक के ऊपर नहीं होते। तो इन खर्चों को आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके ऊपर वाले जो खर्चे होते हैं वो आप डायरेक्ट बता सकते हो किस गुड्स पे कितना है, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये चीज अभी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको जब आप मैंने बताया था आपने ब्रांचेस में पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बेसिकली सिर्फ याद रखना है, बस थोड़ा सा मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ, आपको फैक्ट्री से पहले वाले डायरेक्ट खर्चे है, फैक्ट्री के बाद वाले इनडायरेक्ट है। डिफरेंस क्या आएगा? तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे होंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और बाकी जो बच गया वो अगला जो अकाउंट पढ़ोगे आप उस वाले में आएंगे। तो बात करते हैं कि खर्चे हो क्या क्या सकते हैं। तो देखो, मैं बाहर से सामान लेकर आ रहा हूँ, तो लाने में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का किराया लगेगा, और उसके बाद अगर किसी दूसरे कंट्री से लेकर आ रहा हूँ तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये दो तरह के तो खर्चे आएंगे। तो यानी लाने का किराया क्या क्या हो सकता है? कैरेज, कार्टेज, फ्रेट हो सकता है, तीनों आपने पढ़ा है तीनों के बारे में। किसी दूसरी कंट्री से लेकर आ रहा हूं, कस्टम ड्यूटी, किसी दूसरे स्टेट से लेकर आ रहा हूं, ऑक्ट्रॉय। देखो अब तो ये हट गया वैसे ऑक्ट्रॉय, अब इसकी जगह जीएसटी आ गया तो मिलेगा नहीं आपको, तो कस्टम ड्यूटी हो गया। तो ये तो हो गया लाने में ट्रांसपोर्टेशन का किराया। अब यहाँ सामान पहुंचेगा, तो जैसे ही फैक्ट्री पे पहुंचेगा तो फैक्ट्री पे मजदूर होंगे जो सामान को उतारेंगे, और फैक्ट्री के अंदर काम करते होंगे वो भी मजदूर होंगे जिनको हम वेजेस देते होंगे। तो यहाँ पे कल क्या खर्चा आएगा? वेजेस। फैक्ट्री के अंदर क्या आपकी, तो फैक्ट्री के अंदर आपके मशीन है जो सुबह से शाम तक चलती है, तो मशीन अपने आप थोड़ी ना चलेगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए होती है मशीन चलाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ एसी चलाने के लिए भी चाहिए, लेकिन जब मशीन की वजह को देखना, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसके बगल में पावर प्लांट लगा होता है। तो यानी यहां पर आपको क्या चाहिए? फ्यूल एंड पावर। याद रखना, अगर पावर बोला गया है तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग में। लेकिन अगर बोला है इलेक्ट्रिसिटी तो वो ऑफिस के खर्चे, इनडायरेक्ट है, वो अगले अकाउंट में आएंगे। तो फ्यूल एंड पावर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखो कुछ ही नाम है, ज्यादा नाम तो है नहीं। क्या क्या नाम है आपके? कैरेज, कार्टेज, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। याद आएंगे इतने? इसके अलावा आपको कुछ कीवर्ड याद रखने हैं जो आपको बहुत काम आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस पहचानने के लिए। किसी भी एक्सपेंस के आगे लिखा एक्सपेंस इनवर्ड, इनवर्ड लिखा है ना, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर लाने का किराया। तो अंदर लाने का मतलब क्या? फैक्ट्री से पहले का किराया होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन किसी एक्सपेंस के आगे लिखा है एक्सपेंस आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये हो जाएगा आउटवर्ड, मतलब बाहर भेजने का किराया। तो बाहर भेजेंगे कब? फैक्ट्री के बाद। तो ये आपके हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बोलोगे कि सर ये इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इनवर्ड और आउटवर्ड से? तो देखो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी देखो जरा, हमने पढ़ा है कैरेज क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन एक बात बताओ, कैरेज आपको याद होगा तो कैरेज मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का किराया होता है। तो क्या वो किराया यहाँ नहीं लगता होगा? यहाँ भी तो लगता होगा। तो अगर सिंपल आपको कैरेज बोला गया तो कैरेज का मतलब वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएंगे। लेकिन जैसे ही कैरेज के आगे ये वर्ड लग गए इनवर्ड और आउटवर्ड, तो मतलब बदल सकता है। अगर कैरेज इनवर्ड है तब तो वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर बोला कैरेज आउटवर्ड तो फिर वो क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट। फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। वैसे किसी एक्सपेंस के आगे लिखा है एक्सपेंस ऑन परचेज। अब बताओ परचेज कब करोगे? फैक्ट्री से पहले या फैक्ट्री के बाद? पहले। तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट। लेकिन अगर लिखा है एक्सपेंस ऑन सेल, सेल कब करोगे? फैक्ट्री के बाद सेल होगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लिए? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद एक होता है वेजेस। तो मैंने आपको बताया था भी वेजेस क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर वर्ड लिखा होता सैलरी, सैलरी जो हम देते हैं पढ़े लिखे एम्प्लॉय यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ बैठे होंगे, तो सैलरी आपके लिए क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कभी कभी ऐसा लिखा मिलेगा आपको, वेजेस एंड सैलरी
अमाउंट एक है, वेजेस एंड सैलरी 500, अलग तो नहीं कर सकते आप, ऐसे लिखा सैलरी एंड वेजेस। अभी बताओ, जब दो चीजों का एक सिंगल अमाउंट दिया तब तो आप सेपरेट तो नहीं कर सकते। मैं बोलूं वेजेस एंड सैलरी 700 रुपए, आपको क्या पता है कौन सा कितना है, तो क्या मानेंगे? तो आपको पहले देखना, पहले क्या है, तो पहले वाले को प्रेफरेंस दो, क्या हो जाएगा? पहले क्या है, क्या हो जाएगा? तो बस जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन करोगे तो बस इसी कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो बाकी चीजों तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपका क्या होगा, जब मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो देखो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट होगा, परचेज और परचेज रिटर्न भी डायरेक्ट होंगे, आपका सेल ये सब सीधे होंगे। सेल में ज्यादा हो सकता है क्या होगा, कैश और क्रेडिट सेल दिया होगा लाइन में, तो जोड़ के लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको डायरेक्ट दिया होगा। तो दिक्कत आपकी किस में आने वाली है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको बस ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। ये रहे कुछ नाम, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आप ये कुछ कीवर्डों को भी ध्यान रखना है, इनवर्ड, आउटवर्ड, परचेज, सेल, ऐसा कुछ लिखा हो तो इनवर्ड है तो डायरेक्ट है, आउटवर्ड है तो इनडायरेक्ट है, परचेज बोला गया है तो डायरेक्ट है, सेल बोला गया तो इनडायरेक्ट। ये कुछ छोटी छोटी बातें जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद एक चीज और, कुछ क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी क्वेश्चन आएगा इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी गई होगी। कुछ क्वेश्चन है जहां पे लिखो इसकी दो वैल्यू, क्या क्या दिया होगा इसके लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं लिख देता हूं साइड में। क्लोजिंग स्टॉक की आपको दो वैल्यू दी है, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। मैंने लिखा है जैसे मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक की बुक में वैल्यू है 20,000 और मार्केट में हो गया 25,000। कुछ है एक दो क्वेश्चन जहां मतलब क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की दो अलग अलग वैल्यू दी गई होंगी। तो दिक्कत आप याद है कि मैं कौन सी वैल्यू लूं, क्योंकि मुझे तो एक ही वैल्यू लिखनी है, दोनों तो लिख नहीं सकते। तो अगर किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दी गई हो तो हम जो कम होगा बोलेंगे। हमने पढ़ा है वो प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल फर्स्ट टर्म में, जो कहता था कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को तो रिकॉर्ड मत करो बट लॉसेस के लिए प्रोविजंस बनाओ। तो उसको प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, विच एवर इज लोअर। तो जब दो दो वैल्यू गिवन हो क्लोजिंग स्टॉक के तो हम लेंगे विच एवर इज लेस, जो कम होगा उस वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मेट याद रखना है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट फॉर्मेट को लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज के इतना ही, बाय।